एक पिता बेहद ही परेशान था और उसकी परेशानी का जो कारण था उसकी जवान होती हुई बेटी थी। उसकी बेटी 16 साल की हो चुकी थी और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। दोस्तों, बेटी ज़्यादा सुंदर थी और उस बेटी को प्रेम प्रसंग की लत पड़ चुकी थी। वह गांव के अलग अलग लड़कों को पसंद करने लगी और उनके साथ घूमने लगती है। और दोस्तों, पिता को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और उसके बाद दोस्तों, जो पिता होता है वह एक सातिराना प्लानिंग करता है और सातिराना प्लानिंग के तहत वह इस घटना को अंजाम देता है, जहां पर वह अपनी बेटी को पहले तो ख़त्म कर देता है और ख़त्म करने के बाद बाज़ार से केमिकल लेकर आता है और केमिकल अपनी बेटी के मुंह में भरता है पहले तो, और उसके बाद बेटी को दफन कर दिया जाता है मक्के के खेत में। और 50 दिन के बाद उस बेटी का हाथ जमीन फाड़ करके ऊपर आता है। और फिर यहाँ पर ऐसा राज खुलता है दोस्तों, जब लोग सुनते हैं तो लोग भी हैरान हो जाते हैं। लाश के ऊपर लगे हुए एक लेबल की वजह से यह केस सुलझ जाता है और पता लग जाता है कि यह लड़की आखिर कौन है और क्यों इसकी हत्या और किसने इसकी हत्या की है। पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें दोस्तों, क्योंकि इन वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। घर गृहस्थी और समाज और देश और दुनिया में क्या हो रहा है, इन चीज़ों की हमें जानकारी मिलती है, इसलिए इन वीडियोस को लगातार लास्ट तक जरूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना बिहार के मोतिहारी जिले के अंदर एक तुर्कोलिया थाना पड़ता है। तुर्कोलिया थाना क्षेत्र के अंदर एक गाँव आता है, टोला गाँव। टोला गांव में मक्के की खेती ज़्यादातर लोग करते हैं। तो मक्के के खेत में से 20 तारीख को यानी कि 20 जून को बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही थी। जब मक्के के खेत का मालिक अपने खेत पर जाता है तो वहाँ पर बहुत ही बुरी दुर्गंध उसे महसूस होती है और इधर उधर वह ढूंढने लगता है कि कहीं खेत के अंदर कोई जानवर मरा तो नहीं पड़ा है, क्योंकि बदबू असहनीय थी। तभी वह खेत के अंदर जैसे ही ढूंढ रहा होता है तो दोस्तों, एकदम ऐसा नज़ारा उसके नज़र में आता है, एकदम से उसके पाँव पीछे हट जाते हैं, क्योंकि खेत के अंदर ज़मीन में से एक हाथ बाहर निकल रहा था और वह कंकाल के जैसा था। यानी कि खाल तो गल चुकी थी, हड्डियां बाहर आ रही थी हाथ की, जैसा कंकाल का हाथ नहीं होता है, जैसे उस पर खाल मांस कुछ नहीं होता है। यह देख करके वह तुरंत गांव के अंदर आता है और पूरे गांव के अंदर शोर शराबा मच जाता है। उसके बाद दोस्तों, पुलिस को यहाँ पर बुलाया जाता है। बताया जाता है कि खेत के अंदर एक लाश दफन है और हाथ बाहर निकल रहा है, साहब आप जल्दी गाँव के अंदर आ जाइए। तो उसके बाद जैसे ही पुलिस को पता चलता है तो पुलिस तुरंत अपने डॉग स्क्वाड को लेकर के और एफएसएल टीमें वगैरह और बड़े बड़े अधिकारी वहां पर पहुंच जाते हैं। और वहां पर पहुंचने के बाद जब वह देखते हैं कि वाकई में यहाँ पर खेत के अंदर मामला गड़बड़ है, तो उसके बाद उस जगह पर खुदाई की जाती है। और जब खुदाई की जाती है तो दोस्तों, उसके अंदर से एक पूरा शरीर निकलता है और पता लग जाता, पहचान लग जाती है कि यह किसी लड़की का शरीर है जिसको 1-1.5 महीने पहले दफनाया गया है। ज़्यादातर तो वह बॉडी ख़राब हो चुकी थी, लेकिन कुछ एक वहाँ पर चीज़ें उनको मिल रही थी कि यह लड़की की डेड बॉडी है, क्योंकि बाल थे उसके और लड़की ने सूट वगैरह पहना हुआ था, तो इससे पता चल रहा था कि यह लड़की की लाश है। अब तो यहाँ पर दोस्तों, लड़की की लाश को निकाला जाता है। इधर उधर लोगों से पूछा भी जाता है कि क्या आप लोग इन कपड़ों को पहचानते हो या फिर इसको पहचान सकते हो, लेकिन गांव का कोई भी सदस्य उस लड़की की लाश को पहचानने के लिए आगे नहीं आता है। अब तो पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई थी, क्योंकि भाई एक तो खेत के अंदर किसी ने लाश को दफन किया है और उसके बाद पहचान भी नहीं हो पा रही है। अब पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस इधर उधर पता लगाती है, गाँव में भी पूछताछ करती है कि कोई औरत गायब हो घर में से, कोई 20 साल की 25 साल की, अभी तक पुलिस अंदाज़ा लगा रही थी। लेकिन पूरे गांव में पूछने के बाद कहीं भी पुलिस को ऐसा पता नहीं चलता है कि किसी की महिला गायब हो। इधर पुलिस थानों में चेक करवाती है कि कोई महिला गायब हुई हो, उसके बारे में कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई हो किसी ने। लेकिन दोस्तों, किसी ने पिछले 2-3 महीने तक किसी ने कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी। अब तो यहाँ पर मैटर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि क्या करें, कैसे करें। तभी दोस्तों, जांच जैसे चल रही होती है तो उस लड़की के जो कपड़े मिले थे
उस कपड़े पर एक पुलिस इंस्पेक्टर की नज़र जाती है। कपड़े पर एक टैग लगा हुआ था टेलर का। अब उस टैग को देखने के बाद एकदम से उस पुलिस अफसर का माथा घूमता है और एकदम से वह कुछ कयास लगाता है और उस टैग को वहाँ से निकाला जाता है और उस सूट को भी वहाँ से निकाला जाता है। सूट को अपने साथ लेकर के अब उस टेलर के बारे में जब पता लगाया जाता है तो वह टेलर टोला गांव का ही रहने वाला था। अब उसी गांव में जहां पर लाश मिली थी उसी गांव में पुलिस पहुंच जाती है टेलर के दरवाजे पर और वहां जाकर के टेलर से पूछताछ करने लगती है कि ये जो सूट है क्या ये तुमने सिला था और ये जो टैग लगा हुआ है क्या ये तुम्हारा है। टेलर कह देता है हाँ साहब ये टैग मेरा ही है और सूट के बारे में थोड़ा सा विचार करता है, याद करता है और एकदम से उसको याद आ जाता है। टेलर कहता है साहब ये जो सूट है आपके हाथ में ये अकेला नहीं था, ये 2 सूट थे एक जैसे और गांव की ही एक लड़की के लिए इसको सिलवाया गया था इनको और उस लड़की का नाम था यहाँ पर चांदनी कुमारी, जिसके पिता का नाम होता है मनोज और जो कि पड़ोस में ही रहते हैं। उसके लिए उसके पिता ने यह 2 सूट सिलवाए थे। अब तो पुलिस को पता लग चुका था और मनोज के घर पर दबिश दे देती है पुलिस। मनोज के घर पर जैसी पुलिस जाती है तो जो मनोज होता है वह अपने घर के अंदर भैंसों का चारा काट रहा था, कुट्टी काट रहा था। हाँ, कुटेरा के अंदर जो ज्वार वगैरह की होती है ना, मशीन से कुट्टी काटते हैं भैंसों के लिए चारा। तो अब वह वहाँ जाकर देखते हैं मनोज है। अब मनोज को पूछताछ के लिए बुलाते हैं और उनसे डायरेक्ट पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी जिसका नाम चांदनी है वो कहाँ है। अब यह बात सुनते ही जो मनोज होता है वह कहता है साहब मेरी बेटी तो रिश्तेदारी में गई है और वहीं पर रह रही है पिछले 2-3 महीने से। अब उसके बाद जैसे ही यह बात वह कहता है तो जो पुलिस होती है उससे तुरंत पूछती है कि ऐसा करो हमें फ़ोन नंबर दो और हम बात करेंगे आपकी बेटी से, हमारी बात करवा दो। लेकिन जैसे ही यह बात पुलिस मनोज के सामने कहती है तो मनोज का तो चेहरा जो होता है पीला पड़ जाता है और वह अब कहने लगता है कि साहब मेरे पास फ़ोन नहीं है। उसके बाद पुलिस कहती है कि हमें एड्रेस दो उस रिश्तेदारी का जहाँ पर तुम्हारी बेटी है। तो वह एड्रेस भी नहीं दे पाता है। इधर पुलिस अपने 1-2 सिपाही को भेजकर पता भी करता है जिस रिश्तेदारी का उसने नाम लिया था, लेकिन वहाँ पर तो बेटी गई ही नहीं थी। अब तो उसको उठा लिया जाता है, थाने में ले जाया जाता है मनोज को और उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो जो मनोज होता है पुलिस के सामने सारी सच्चाई उगल देता है और कहता है कि हाँ साहब मैंने ही अपनी बेटी का कत्ल किया है। अब यहाँ पर जो पुलिस होती है पूरी सच्चाई उसके मुंह से पूछना चाहती है कि हमें पूरी बात बताओ कि तुमने ऐसा कृत्य आखिर क्यों किया, कैसी मजबूरी आन पड़ी थी। अब जो मनोज होता है वो बताता है कि साहब मेरे घर में मैं हूँ, मेरी पत्नी है और मेरी बेटी थी चांदनी जो कि 16 साल की थी और मेरे 2 बेटे हैं, बच्चे और हैं। अब यह सारा परिवार आराम से रह रहा होता है। चांदनी जो उसकी बेटी 16 साल की थी वह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती का फ़ायदा वह खूब उठा रही थी। जो लड़के थे उनके साथ वह रिलेशनशिप में चलने लगी थी। एक लड़का था पड़ोस का ही, उसके साथ वह शाम को जब शौच करने के लिए घर से बाहर निकला करती तो खेतों में जाकर उससे प्रेम प्रक्रिया का आलाप लिया करती, उसके साथ मौज मस्ती करा करती, उसके बाद वापस लौटती। कुछ दिन के बाद मुझे पता चल जाता है, मैंने अपनी बेटी को धमकाया लेकिन बेटी नहीं मानती है। उसके बाद मैंने उस लड़के को धमकाया जो लड़का मेरी बेटी के साथ खेतों में जाता था शौच करने के लिए। जब उसको मैंने धमकाया तो वह लड़का मान जाता है और उसके बाद वह लड़का मेरी बेटी के साथ रहना बंद कर देता है। अब मैं सोचता हूँ कि शायद मेरी बेटी अब सुधर गई है और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बदनामी की चीज़ें होती हैं। अगर मैं कहूँ कि भाई मेरी बेटी इधर उधर घूमती है तो उसकी शादी भी ना होगी और फिर गांव में बदनामी हो जाएगी। तो ये पिता बताता है कि मैंने अपनी बेटी की करतूत को छुपा लिया और उसके बाद अब 4-5 दिन जब गुजरते हैं तो मुझे पता चलता है कि मेरी बेटी का एक और गांव के अंदर आशिक है। अब तो वह और ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसके बाद अब वह अपनी बेटी को धमकाता है, डांटता है, फटकारता है और उस आशिक से भी कहता है कि अगर मेरी बेटी के साथ तू नज़र आया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब उसके बाद बेटी को वह घर में रख देता है, बाहर जाने ही नहीं देता है। कहता है कि जब घर के अंदर टॉयलेट बनी हुई है तो तुम बाहर क्यों जाती हो। पहले तो वह यह कहकर जाया करती थी कि बाबा मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, यहाँ पर थोड़ा घूम आती हूँ बाहर। लेकिन दोस्तों अब बाबा को भी पता लग चुका था कि ये कौन सा बवंडर बोने के लिए जाती है। अब तो पिता ने बेटी को घर के अंदर कैद करके रख दिया होता है। अब दोस्तों 6 दिन गुजर जाते हैं। 6 दिन गुजरने के बाद अब लड़की फ़ोन पर
किसी और से बात कर रही थी। यानी कि सीधी बात ये थी कि लड़की को लड़कों की लत लग चुकी थी। और दोस्तों यहाँ पर यह जो नाम है चांदनी, यह बदला हुआ नाम मैंने लगाया क्योंकि नाबालिग का नाम हम नहीं ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो चांदनी होती है उसका पिता उसको फ़ोन पर बातचीत करते हुए पकड़ लेता है और अब यहाँ पर पिता उसके ऊपर पिटाई लगा देता है कि तू रुकेगी या नहीं रुकेगी, आखिर क्या करके मानेगी। और अपनी बेटी के ऊपर जैसे पिटाई लगाता है तो बेटी की जान चली जाती है। अब घर पर कोई था नहीं, ना पत्नी थी ना बच्चे थे बेटे। अब बेटी की मौत हो जाती है तो वह बेटी की लाश को छुपा देता है और बेटी की लाश को छुपाने के बाद बाजार जाता है और वहाँ से केमिकल की कैन लेकर आता है। और उसके बाद शाम हो जाती है। शाम को उसकी पत्नी और उसके बेटे जब घर पर वापस आते हैं, बाहर गए हुए थे, वह पूछते हैं कि लड़की कहाँ है। तो जो पिता मनोज होता है वो बता देता है कि सुनो, एक बात बताता हूँ, जो तुम्हारी लड़की है वो किसी के साथ भाग गई है और इस बात को किसी के सामने कहना मत, वरना बहुत बदनामी हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो बेटी की माँ थी और बेटी के भाई थे वो भी सारी करतूतों को जानते थे। वह भी समझते हैं कि शायद वह भाग गई होगी, तो इसलिए वह अब किसी से कुछ नहीं कहते हैं और मनोज की बातों को सच मान लेते हैं। लेकिन उनको क्या पता था, बेटी की डेड बॉडी घर के अंदर ही छुपा रखी है इस पिता ने। अब रात का समय होता है, जब रात को बाल बच्चे सारे सो जाते हैं तो वह उस डेड बॉडी को जैसे तैसे घसीटता हुआ कुछ बाइक पर रखता है और इस तरह से वह एक मकई के खेत में ले जाता है। और वहाँ ले जाने के बाद अपने साथ वह उस केमिकल की जो कैन थी उसको भी लेकर गया था और वहाँ जाने के बाद वह एक गड्ढा खोदता है और गड्ढे के अंदर अपनी बेटी की डेड बॉडी को डाल देता है और ऊपर से उस केमिकल को उसके ऊपर उड़ेल देता है कि इसकी लाश जल्दी गल जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा। और वह घर आ जाता है और दोस्तों किसी को कुछ भी नहीं बताता है। लोग समझते हैं शायद किसी रिश्तेदारी में गई होगी। तो इस तरह से यह मामला पुलिस के सामने खुलता है और फिर जब लोगों को भी पता चलता है तो दो मत यहाँ पर बनते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा किया इस पिता ने, जो बेटी रुक नहीं रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अब इसने अच्छा क्या किया, अपनी ज़िंदगी अब जेल में जाएगी, क्या अच्छा किया इसने। इससे तो अच्छा यही होता कि उस लड़की की कहीं शादी कर देता या फिर उन्हीं लड़कों के साथ उसकी शादी कर देता। लेकिन दो मत गांव के अंदर इस तरीके के हो जाते हैं। दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आजकल के दौर में फ़ोन जो ये चला हुआ है बड़ा ही खतरनाक यंत्र है। इसकी वजह से ये जो किस्से हैं इनकी रफ्तार 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। पहले तो लड़का लड़की बात करने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी, कोई चिट्ठी लिखनी पड़ती थी या चुपके से हाथ में चिट्ठी पकड़ानी पड़ती थी। लेकिन आज के दौर में तो सोशल मीडिया के ज़रिए कितनी भी बात करो, ना किसी पिता को ना भाई को किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है और लड़की मज़े में रहती है। तो यहाँ पर जो फ़ोन है ना, इसने पूरी तरह से सिस्टम को ही 10 गुना तेज़ कर दिया है इस तरह के जो मामले हैं। और यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा, उन बहन बेटियों से कहना चाहूँगा जिनके माँ बाप उन्हें पालते हैं पोसते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उनकी बेटी पहले तो पढ़ लिख कर कोई बड़ी अफसर बन जाए या कुछ कामयाबी को छू ले। अगर दिमाग नहीं चलता है तो अच्छे से घर में इसकी शादी कर देंगे और अपना गृहस्थी बसाएगी। इसी तरह के विचार होते हैं एक माँ बाप के मन में अपनी बेटी को लेकर के। लेकिन जब माँ बाप के ये विचार पानी में मिल जाएं, मिट्टी में मिल जाएं और बेटियां कहीं मुंह काला करने लगे तो दोस्तों माँ बाप की जो अंदर का जो सिस्टम होता है ना, अंदर का जो बेटी के लिए भाव होता है, सारा खत्म हो जाता है। और फिर ऐसे किस्से होते हैं जैसा कि इस घटना के अंदर हुआ है। दोस्तों मैं तो यहाँ पर यही कहूँगा भाई, सबसे पहले तो बच्चियों को समझना चाहिए और उन बच्चियों के साथ जो लड़के जुड़ते हैं 16 साल की 17 साल की जो भी नाबालिग होती हैं, उन लड़कों को पहले समझना चाहिए कि अपनी बहन बेटी अगर कैसे किसी के साथ घूमे तो क्या होगा। और दूसरी बात, लड़कियों को समझने के बाद ये कदम उठाना चाहिए कि भाई माँ बाप की इज्जत सबसे पहले है। माँ बाप ने पाला है, पोसा है, बड़ा किया और किसी गलत आदमी के हाथ में हाथ नहीं पकड़ाएंगे लड़की का। और माँ बाप दोस्तों जो कि खूब कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ, माँ बाप अपने बच्चों पर थोड़ा कंट्रोल भी करें, उनको सिखाएं कि ज़िंदगी में मान सम्मान क्या होता है, इज्जत क्या होती है। इज्जत एक बार चली जाती है तो दोबारा बनने में सालों साल लग जाते हैं और बिगड़ने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। तो इज्जत बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये चीज़ें भी बच्चों को ज़रूर समझाई जाएं क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ होती है दुनियादारी। आजकल का दौर ऐसा है, बच्चों को बड़े होते हैं पढ़ने के लिए हॉस्टल में भेज देते हैं, वहाँ पर कोई ना माँ ना बाप शिक्षा देने वाला, जैसी मर्जी ऐसे वो कदम उठाती हैं और फिर अपनी लाइफ को ख़राब कर लेती हैं।
हैं, तो थोड़ा सा सावधानी से और संभल कर चलने की ज़रूरत है, वरना तो दोस्तों पश्चिमी सभ्यता इतनी आ जाएगी हमारे देश के अंदर, फिर यहाँ पर दोस्तों माहौल ही ख़राब हो जाएगा और जो भारतीयता है, जो भारतीयता की पहचान है, वो बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगी। हाँ, सबसे पहले तो अभी नष्ट हुई पड़ी है, बहुत ही कम चीज़ें बची हैं, ये थोड़ी बहुत बची हैं, इनको बचा लो अगर कोशिश कर सको तो बचाने की। दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं डेविल001 नाम से आईडी है। थैंक्स फॉर दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। पंकज कुमार नमस्कार भाई, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। दया शंकर सिंह राजपूत यूपी 43 गोंडा से, भाई जी राम राम जी। और उसके बाद रफ़ीक खान कमेंट करते हैं, उसके बाद राम बहादुर सिंह कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ विसन तनेजा कमेंट करते हैं, और कुमार विमल कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, और उसके बाद सुशील चौधरी कमेंट करते हैं हमारे भाई, और सुंदरलाल अहिवार कहते हैं ग्राम मर्देवरा से हूँ जी मैं, छतरपुर और मध्य प्रदेश से। उसके बाद दुर्योधन हमारे भाई कमेंट करते हैं, कहते हैं कि नमस्ते सर, आप सीख बहुत अच्छी देते हैं, आपका वीडियो बहुत अच्छा होता है। यूपी पनियारा जिला महराजगंज से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, और फिलहाल सऊदी से बात कर रहे हैं। खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से हैं। दिलीप राजपूत जिला खंडवा गोकुल गांव, भाई साहब राम राम जी। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से हैं, और उसके बाद राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। खेमराज भाटी कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और उसके बाद हमारे साथ हैं राजकिशोर चौरसिया दोबारा से, साहबुद्दीन सिंह कमेंट करते हैं, और उसके बाद लाला राम संखवार कमेंट करते हैं, छगनदास खारडा बांध कमेंट करते हैं, और उसके बाद सुशील चौधरी हमारे भाई कहते हैं कि सोचता है कि इसका घिसेगा क्या, इससे तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता हूं मैं। जी बिल्कुल सुशील भाई, ये पिछली वीडियो में से कॉमिक लाइन उठाई है भाई ने, और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुशील भाई, और इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखें। उसके बाद हमारे साथ हैं घोरबंकी थाना बसोपट्टी से हैं, कलमुद्दीन मधुबनी से हैं, और पंकज दोबारा से हैं, और दोबारा से दया शंकर भी हैं, और उसके बाद हम कुछ कमेंट फेसबुक से ले लेते हैं। दोस्तों हमारे साथ हैं समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं, और उसके बाद विनोद कुमार, कहानी तो आपकी बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। साहब कमेंट करते हैं बिजनौर से। अमित पटेल कमेंट करते हैं बेलवा, बिहार बेलवा का मोतिहारी जिला से, और उसके कह रहे हैं मैं आजकल कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तबीयत सही नहीं है। हाँ, तो आप पहले दवाई लीजिए अमित भाई, और कमेंट तो बाद में होती रहेंगी, पहले अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। बबली वर्मा नाइस स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। उसके बाद बालाजी सरकार कमेंट करते हैं, राम राम भाई साहब, अरविंद राठौर जिला मध्य प्रदेश से, आप मेरा नाम नहीं ले रहे हो। हाँ बालाजी सरकार, आपका मैंने नाम लिया है, अरविंद राठौर जी, और आप लगातार कमेंट किया करें। जैनुद्दीन अंसारी हमारे भाई कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा वीडियो सुदेश भाई, और देखना और सुनना पड़ेगा, ये दुनिया में लाज शर्म ख़त्म हो चुकी है। जी बिल्कुल। राम गोसाई भाई जी, आजकल अक्सर ऐसा हो रहा है, पहले नहीं होता था। जब से ये फ़ोन इंटरनेट, तब से ज़्यादा लोग गलत संगत और गलत कार्य में पड़ गए हैं। जी बिल्कुल। और धीरज बनवाल हमारे भाई कहते हैं कि हत्या करना किसी भी परेशानी का हल नहीं है। जी बिल्कुल। उसके बाद रजत सैनी कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पूरी से हैं, अशोक कुमार जो कि नेपाल के रहने वाले हैं और रहते हैं दुबई में रहते हैं, शायद सऊदी अरब में रहते हैं, मुझे पक्का पता नहीं है। और राम गोसाई कमेंट करते हैं दोबारा से। और सुजीत कुमार नमस्कार गुरुजी, राधे 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 भाई साहब। और ठाकुर योगेंद्र सिंह राजपूत कमेंट करते हैं, राधे राधे कृष्णा जी। और मिश्रा जी कमेंट करते हैं, और संजीव कुमार कमेंट करते हैं, नेपाल से हमारे भाई कमेंट करते हैं। उसके बाद सूरज डी और राम राम सुदेश भाई, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, माय ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर दे फ्रॉम इंडिया। हाँ, मैंने कहा था कि फिजी के अंदर बहुत सारे लोग इंडियन थे जो अंग्रेज़ों के ज़माने में जिनको मजदूर बनाकर ले जाया गया था। कुछ लोग तो वापस आ गए थे, लेकिन कुछ लोग वहीं पर बस गए थे। तो फिलहाल फिजी में बहुत सारे इंडियन रहते हैं, और मिनी हिंदुस्तान फिजी को बोला जाता है। वहाँ पर हिंदी में भी साइन बोर्ड लिखे हुए होते हैं बैंक वगैरह पर। और उसके बाद मुकेश कुमार यूपी 83 से है। और सूरज डियो भाई ये कह रहे हैं कि हमारे दादा दादी वहाँ पर आए थे और हमारा जन्म वहीं पर हुआ है। तो सूरज डियो भारतीय मूल के हैं, लेकिन फिजी में जन्मे हैं और लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सुरेश राउत कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम मैं अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।